बलूचिस्तान वसाइल से मालामाल खित्ता है, लेकिन बलूचिस्तान के वसाइल पर यहाँ के अवाम की हक़ मिल्कियत को आईन और कानून, मुल्की व बैनुल अक़वामी असूलों के बरखिलाफ़ तस्लीम नहीं किया गया। हाल ही में रेकॉर्डिंग का मुआहदा आइन के आर्टिकल 172 सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी है, जिसमें सूबे का हिस्सा 50% से कम करके 25% तक कर दिया गया है। लिहाजा ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो वफाकी हुकूमत से रुजू करे कि वफाकी हुकूमत बाकी मानदा 25% हिस्सा भी बलूचिस्तान के हवाले करे। शुक्रिया। जनाब स्पीकर, एडमिसिबिलिटी की वज़ाहत फरमाएं। जनाब स्पीकर, मैंने यहाँ पर एक आइन का आर्टिकल अपने इस करारदाद में जो रेकोडिक से मुतल्लिक है, इसमें एक आइन के आर्टिकल 172 शेख 3 172 सब सेक्शन 3 का जिक्र किया है। मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि आज का दिन आइन के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि कल कुछ दिनों से, एक हफ्ते से मेरे ख्याल आइन के हवाले से इतनी बातचीत हुई है टेलीविज़न चैनल पर, मीडिया पर्सनस ने, प्रोफेशनल्स ने, तो लोगों को अब आइन की अहमियत का थोड़ा बहुत इदराक होने लग गया है। आइन का आर्टिकल 172 ये है ओनरीज प्रॉपर्टी, ये जायदाद की मिल्कियत से मुताल्लिक है। जनाब स्पीकर, सब सेक्शन 3 कहता है सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टिंग कमिटमेंट एंड ऑब्लिगेशंस, mineral, oil, natural gas within the province or the territorial water adjacent thereto shall vest jointly and equally in the province and the federal government. ये जनाबे वाला ये जो शिक है, ये 18वीं तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 172 सब सेक्शन 3 ये 18वीं तरमीम के बाद इसमें इजाफा हुआ। मैं कुछ मेंबरान असम्बली के लिए इसको उर्दू में पढ़ूंगा ताकि कुछ चीज़ें इनके लिए वाज़ा, हमारे दोस्तों के लिए, सबके लिए वाज़ा हो जाए। वो ये है कि जायदाद 1972 आर्टिकल लावारिस जायदाद सब सेक्शन 3 मौजूदा पाबंदियों और वजूब के मुताबिक सूबे के अंदर मादनी तेल और कुदरती गैस या इलाकाई समंदर से मुअल्लिक हों, वो इस सूबे और वफाकी हुकूमत की को मुश्तरका और मसावी तौर पर तफीज़ कर दिए जाएंगे। तो जनाब वाला, जब कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी जद्दोजहद के बाद 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 18वीं तरमीम के बाद जब ये शिक डाली गई, उसकी दो बुनियादी वजूहात थी। एक तो 18वीं तरमीम जब बन रहा था, उसके कंटेक्स्ट को देखना है, उसके पसे पर्दा अवामिल को देखना है। 2001 या 2002 की बात है, बलूचिस्तान में एक इज़्तिराबी कैफियत पैदा हुई। बलूचिस्तान में पाकिस्तान अप्रेसिएशन मूवमेंट, 4 जमाती बलोच इत्तेहाद, बलूचिस्तान की जो सियासी, मजहबी तमाम तरक्की पसंद जमातें हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के वसाइल पर हक़ हाकिमियत और हक़ मिल्कियत की बात की। और यह कि हाकिमियत और हक़ मिल्कियत का दावा मुंसलिक था जब ग्वादर पोर्ट पे काम शुरू होने लगा, जब सुई से, डेरा बुगटी से, जब तकरीबन 1952 से निकलने वाली गैस से मुतल्लिक, गैस से मुस्तफ़ीद न होने की वजह से ये इस्तिराब गुज़िश्ता 50-55 सालों से बलूचिस्तान में मौजूद था। उसके बाद जो संदक का मुआहदा हुआ, जिस तरह वफाकी हुकूमत ने उसको मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में लिया था, नाम तो सोने चांदी का था, लेकिन वहाँ के इलाके के लोगों के मुंह में मिट्टी भी नहीं जाती थी इसकी। ये वो तमाम हालात थे जिसने बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सियासी इस्तिराब को जन्म दिया। यहाँ पर जद्दोजहद हुई, लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किए, कुछ ने जमहूरी तरीके से इसको आगे बढ़ाया, कुछ ने सारे माहौल से, हालात से जो है मायूसी का इजहार करते हुए जद्दोजहद के और रस्ते इख्तियार कर लिए। और आज तक बलूचिस्तान उन हालात से गुजर रहा है। बलूचिस्तान आज तक, अभी तक एक नॉर्मल सूबा नहीं है, एक वफाकी वहदत नहीं है। उसकी बुनियादी वजूद क्या है? उसकी बुनियादी वजूद ये है जनाब वाला कि आहीन और कानून के तहत जो तहफ़्फ़ुज़ात बलूचिस्तान को एक वफाकी वहदत की हैसियत से फराम किए गए हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता। मिसाल के तौर पर जनाब वाला, इस रेकोदिक मायदा ये क्यों अहमियत का हामिल है? एक बहुत बड़ा इदारा है जिसमें तकरीबन दुनिया के 52 के करीब, 52 के करीब ममालिक अब उसके मेंबर्स बने हैं, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर तरीन कौमें इसके मेंबर बने हैं। वो कुदरती वसाइल में शफाफियत की बात करता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव, EITI, ये जनाब वाला दुनिया का वो इदारा है जिसमें अगर दुनिया में जहां पर भी कुदरती वसाइल, मादनी वसाइल से मुतल्लिक कोई भी कंट्रैक्ट कोई मुल्क किसी कंपनी के साथ करता है तो उस कंट्रैक्ट को जो है आवेजा करता है। और मैं आपकी मालूमात के लिए बताऊं कि अफगानिस्तान भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तो ये जो भी कंट्रैक्ट
आप कुदरती वसाइल से मुतल्लिक करते हैं, सोने, चांदी, मार्बल, कोयला, गैस, ये कंट्रैक्ट जो हैं आप एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको, आपके लोगों को, कौम को पता चले कि जो मुआहिदा, जो एग्रीमेंट हमने किया है, उसके सियासी, माशी, माशरती, तवीलुल मियाद, कलीलुल मियाद क्या असरात हम पर मुरतब होंगे, और उसी को बुनियाद बनाकर जो है उस मुल्क के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी को, शफाफियत को जो है जांचा जाता है। अब बलोचिस्तान में आपके सामने है, बलोचिस्तान के अवाम में ये तशवीश क्यों पाई जाती है कि हमारे यहाँ शफाफियत नहीं है। अगर रेकोदिक का मुआहिदा हो गया है, रेकोदिक के मुआहिदे को तश्तज़बाम कर देना चाहिए था, उसको बलोचिस्तान हुकूमत की वेबसाइट पे आ जाना चाहिए था, उसको वफाकी हुकूमत की ऑयल एंड गैस की मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी आ जाना चाहिए था, ताकि बलोचिस्तान का कोई भी शख्स जिसमें जरा बराबर भी तशवीश पाई जाती है, और आपने देखा होगा यहाँ पे सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कुछ एक दो ऐसे साफी भी हैं जिनको कुदरती वसाइल के हवाले से लफ्ज तक नहीं आता, वो भी मन गढ़त झूठे जो हैं वो प्रोपेगेंडे भी करते जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वीलॉग्स बनाते हैं किरदार कुशी के हवाले से। लेकिन एक तहकीक करने वाली बात तब सामने आ सकती है जब हुकूमत खुद इनिशिएटिव ले, और शफाफियत का ये वो क्या कहते हैं कि बुनियादी उसूल है कि आप तमाम चीजों को पब्लिक के सामने वाज़ा कर दें। मार्च के महीने में जब रेकोदिक के हवाले से ये साइन हो रहा था एग्रीमेंट, उस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सियासी इज़्तिराब था। ये जो 3 अप्रैल का हम फैसला जिसकी बात कर रहे हैं अभी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको अंडू कर दिया। ये 19 मार्च के बाद ये जो मुआहिदा साइन हुआ है, उस वक्त वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई थी। मौलाना साहब, ये 52 से 53 बिलियन डॉलर का है। इम्कान यही है कि इसमें $500 बिलियन, एक मामूली रकम नहीं है। इसको अगर आप ज़रब दे दें 180, 190 पर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि $500 बिलियन के कितने बड़े ज़खायर यहाँ पर पड़े हैं, जो 400 साढ़े 400 स्क्वायर किलोमीटर पे हैं। जब ये मुआहिदा हो रहा था तो पाकिस्तान में उस वक्त एक इज़्तिराबी कैफियत थी, एक कमज़ोर वफाकी हुकूमत थी। जो भी एग्रीमेंट हो रहा था बड़ी तेज़ी के साथ हम इसमें इसकी जानिब बढ़ रहे थे। इसमें जो इस वक्त की मालूमात के मुताबिक बलोचिस्तान हुकूमत के साथ 25% शेयर बलोचिस्तान की हुकूमत को देने की बात की गई है, या इस मुआहिदे में उसका जिक्र किया गया है। गो के वो मुआहिदा अभी तक हमने भी नहीं देखा है, हमें देखना चाहिए, हमें मिलना चाहिए अराकीन असम्बली को। मुआहिदे में उस 25% में 10% कैरी फ्री, जिसको कहते हैं जिसके लिए आपको रुपया पैसा देना नहीं पड़ता है, हुकूमत बलूचिस्तान को 10% कैरी फ्री की बुनियाद पर हिस्सा दिया गया है, जबकि 15% पेड शेयर है। लेकिन उस पेड शेयर में एग्रीमेंट में यह बात की गई है कि वो जो हिस्सा है 15% वो उस वक्त होगा जब वफाकी हुकूमत उस 15% के पैसे दे दे। और ये हमारे सामने मिसालें पड़ी हुई हैं कि इस तरह के मुआहदात के बाद वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के पैसे नहीं देता, उसके बाद 15% के हिस्से पर भी हमें जो शक है, क्योंकि हमारा तजर्बा, हमारी तारीख और बलूचिस्तान और वफाक के जो कुदरती वसाइल के हवाले से जो ताल्लुक है, वो इस बात को वाज़े कर देता है कि हमारे साथ इससे पहले कुदरती वसाइल के मद में इंसाफ नहीं हुआ। तो ये 15% भी अगर बलूचिस्तान को नहीं मिले तो बलूचिस्तान का हिस्सा घट के 10% पे रह जाएगा, क्योंकि कैरी फ्री का जो शेयर आपका दिया गया वो 10%। बाकी ये एक्सिट का जो था, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ने 2019 में फैसला दिया। उसके बाद अभी जो रिसेंटली 2021 में फैसला दिया, उस फैसले के तहत जो हम पर जुर्माना आयद हुआ, उसके बाद हमने इनके साथ नेगोशिएशन शुरू की। उस नेगोशिएशन में हमने उस वक्त भी बात की थी कि इस जुर्माने को कब किया जा सकता है कि अगर आप बलूचिस्तान के अवाम को इसमें पार्टी बनाएं, क्योंकि हमारे साथ ज्यादती हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है। लेकिन खैर वफाकी हुकूमत ने इसको अपने वकला, अपने टेक्निकल एक्सपर्ट और अपनी जो है एपेक्स कमेटी और टीम बना के उसके जरिए से उन्होंने नेगोशिएट किया। हमें उससे गिला नहीं। हमने आखिर बिलाखिर इस एग्रीमेंट के तहत ये फैसला हो गया कि 50% जो टचान कंपनी है, कॉपर कंपनी जो लिमिटेड है, उसको जाएगी और 50% हुकूमत पाकिस्तान को पास वापस आ जाएगी। और इस तरीके से ये सेटलमेंट को, इस मामला को आगे बढ़ाएंगे। और हम इसके हक में हैं, क्योंकि $500 बिलियन के इस जखीरे को किसी में भी इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है इसको डेवलप कर सके। हमारी सरियाब की सड़कें 3 साल से जो तामीर नहीं हो सकती हैं, जो 1 से 1.5 अरब 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है,
تو $500 بلین کے ریکوڈک کو مجھے بھی پتا ہے کہ مجھ میں آپ میں کسی میں شاید اتنی استطاعت وفاقی حکومت میں نہیں ہے، نہ وہ ایکسپرٹیز ہے کہ اس کو ڈیولپ کرے. We need foreign experts. We need foreign investment. But transparency. And according to the constitution. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے بغیر اور شفافیت کے بغیر جائیں گے پھر ہم ٹگائے جائیں گے. یہ ہمارے عمر میں یہ ہم جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم شاید ہم میں سے آپ میں سے کوئی بھی ریکو دک کو بنتے ہوئے نہ دیکھ پائے، کیونکہ اس کے ڈیولپ ہونے میں 10 سے 15 سال لگیں گے، اور ہم میں سے کوئی بھی شاید اتنا خوش قسمت ہو بلوچستان کے اور پاکستان کے ان حالات میں 10-15 سال اور جی لے. یہ ہمارے آنے والی نسلوں کی بنیاد ہے. تو لہذا بات یہ ہے کہ جب 1952 میں گیس نکلا، بلوچستان اس وقت سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والا صوبہ، کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک آرٹیکل تھا 156 کا کہ گیس جو ہے ترجیح بنیادوں پر صوبے کو ملنی چاہیے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. 2010 کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد جب پی پی ایل کے ساتھ 2018 کے بعد اس بنیاد پر جب ہم نے پی پی ایل کے ساتھ کہا کہ اب تو آئین نے جو ہے گیس کے اختیارات ہمیں دیے، ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں، پی پی ایل نے جناب والا ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، اور پی پی ایل کے اس وقت 67 ارب روپے، آپ اندازہ کریں. اب میں آتا ہوں پی پی ایل کا ذکر یہاں کیوں آ رہا ہے. پی پی ایل نے 67 ارب روپے بلوچستان کے ابھی تک اس کو واپس نہیں کیے، جو بلوچستان کا حصہ بنتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، جس میں سے بلوچستان کو اب 50% ان گیس ساری کمپنیوں میں، ڈیولپنگ کمپنیوں میں، پروڈیوسنگ کمپنیوں میں شیئر ملنا چاہیے تھا، وہ شیئر ہمیں نہیں مل رہا ہے. تو اب آگے میں کہہ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا بلوچستان کے 25% حصے کی، اس کو تو میں نے آپ کو سامنے ڈیفائن کر دیا. ایک اور 25% ہے، یعنی 25% تو ان انگریزوں کا ہے. سادہ لفظوں میں بتاؤں، چچان کاپر کمپنی ہے جس میں بیرک گولڈ ہے، انتفاگوستا ہے. ان میں سے ایک کمپنی تھی انتفاگوستا، اس نے کہا کہ جناب والا مجھے $900 ملین دے دیں، مجھے توبہ ہے بھائی اس ادھر کام کرنے سے، میں نے جو نقصان ہے جرمانہ ہے وہ مجھے واپس کر دیں. 900 ملین انتفاگوستا کا جب یہاں پر واپس کرنے کی بات ہوئی، جو تقریباً بنتا ہے پاکستانی 150-160 ارب روپے. یہ ڈالر فلکچویٹ کر رہا ہے، میں اگر کیلکولیٹ کروں تو وہ ایگزیکٹلی یہ 150 ارب روپے بنتے ہیں $900 ملین کے، جو انتفاگوستا کو واپس کرنے ہیں وفاقی حکومت نے. پھر 50% کا مالک حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان بن سکتا ہے. اب ہوئی بات کیا ہوئی، وفاقی حکومت نے 5-6 اور کمپنیوں کو بلایا. کس کو بلایا؟ جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، پی پی ایل، جو بلوچستان کا 70 ارب روپے مقصوص ہے، جو بی ایم ای یہاں پر اس کا ایک ذیلی ادارہ چلا رہا ہے، اس میں بلوچستان کے ایک شخص کو بھی، جو یونس صاحب کے جو ہے حلقے میں، اس کا ذکر وہ خود بہتر طریقے سے کریں گے. باقی پی پی ایل کی محبتوں اور اس کی سہولتوں کا ذکر وہاں سے وہ کریں گے اور ڈیرہ بگٹی کے نوجوان کریں گے. تو جناب والا 25% حصہ انہوں نے یہ کیا کہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو بلوچستان کے قدرتی وسائل پر اپنی دسترس قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ ایک طریقہ کار چاہیے ہوتا ہے. انہوں نے 25% جو حصہ ہے وہ ایک ایس او ایز بنا لیے. انہوں نے اسٹیٹ اون انٹیٹیز، یعنی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز. اس اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی 3 بڑی کمپنیاں ہیں. اس میں ایک پی پی ایل آیا ہے، ایک او جی ڈی سی ایل ہے، اور ایک پاکستان ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ ہے. پی ایچ پی ایل، پی پی ایل، او جی ڈی سی ایل، 3 کمپنیوں کی انہوں نے کنسورشیم بنائی جس کو نام دیا اسٹیٹ اون انٹیٹیز کا. اسٹیٹ اون انٹیٹیز کو کہا کہ 900 ارب روپے ہیں، 157 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں، آپ دے دیں، ریکو دک میں 25% حصے کا مالک بن جائیں. مجھے اس ایگریمنٹ سے کوئی اس کی مخالفت نہیں. ہم نے انگریزوں کے ساتھ سیٹل کرنا ہے، ہم نے ایکسٹ کے فیصلے کو بھی کرنا ہے، ہم نے بلوچستان کے اندر انویسٹمنٹ کے دروازے بھی کھولنے ہیں. لیکن جو طریقہ کار فارمولہ ہے میں اس کو تھوڑا سا ریورس کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ بلوچستان کی حق ملکیت کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 172 کے سب سیکشن 3 کے تحت اس کو کیسے انشور کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے انڈے کسی اور کے باسکٹ میں نہ ڈالیں. وفاقی حکومت کو جب بھی آپ نے اختیار دیا ہے انہوں نے آپ کے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے. میں پی پی ایل کے حوالے سے تمام ڈاکومنٹس پڑھے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کن کن جگہوں پر پی پی ایل 10 سال سے 18ویں ترمیم کے تحت ہونے والے تمام آئینی اور قانونی جو بھی تبدیلیاں ہیں ان کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب فارمولہ کیا ہے؟ اس کو آپ سنا بلوچ فارمولہ سمجھ لیں.
इसको बलूचिस्तान के अवाम का फार्मूला समझ लें। बलूचिस्तान के अवाम को भी मैं ये बताना चाहता हूं कि 100% कुदरती वसाइल पर आपकी मिल्कियत किसी की हो नहीं सकती। 100% आपका आपकी जमीन में पड़ा है, किसी का माई बाप नहीं ले जा सकता। लेकिन जब आप कारोबारी तरीके से डेवलप करने के लिए आते हैं तो प्रोड्यूसिंग राइट्स यानी पैदावारी हकूक जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो लिहाजा बलूचिस्तान के आम नौजवानों को भी जज्बाती करने की, इस तरह भी कराने की जरूरत नहीं है। हम अगर पार्टनरशिप में जाते हैं, किसी को कहता है मेरी जमीन है, आप इस पे आके ईंटें गिराओ, इस पे दुकान बनाओ, आधा तुम्हारा आधा हमारा, कारोबार के कुछ उसूल होते हैं। इससे बेहतर उसूल अब हो ही नहीं सकता। 20 साल से हम लिटिगेशन में गए, हम अदालतों में गए, रेको दिक का कोई नहीं निकला, अब निकल रहा है, अच्छी बात है। एक पेशरफ्त हुई है, 25% उन्होंने हमें दिया है, 15% उस 25% में भी थोड़ा सा जो है वो डामाडोल है, जिसमें मैं कहता हूं कि उसमें बहुत सी चैलेंजेस दरपेश होंगी, कोई भी बलूचिस्तान की आने वाली सूबाई हुकूमत है। बाकी 25% में जनाब वाला 157 अरब रुपए हुकूमत बलूचिस्तान अपने जरिए से दे सकता है, और इसको मैं साबित करके दूंगा। हम क्यों एसओईज को जो है स्टेट ओन एंटिटीज को, जो हमारे मकरूज हैं, जिनके हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है बलूचिस्तान में तेल और गैस की पैदावार के हवाले से, हम उन कंपनियों को क्यों अपना 25% हिस्सा दें? हम 1 साल की अपनी पीएसडीपी जो है कुर्बान कर दें इसके लिए। अगर हम 1 साल की पीएसडीपी कुर्बान नहीं कर सकते, ये 5 साल में देने हैं, हर साल के 30 अरब रुपए अपने पीएसडीपी से कम करके 5 साल में जो है आप 157 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट को वापस दे के स्टेट ओन एंटिटीज को निकाल के 50% बराह रास्त हुकूमत बलूचिस्तान का शेयर आप उसमें लिख सकते हैं, 50% उनका है। टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट को मिलते जाएंगे, वफाकी हुकूमत भी मजे ले, हमारे लोगों को भी तसल्ली और तशफ़ी होगी कि ये दुनिया के मुसल्लमा कवानीन के तहत एक पॉलिसी बनी है। उसमें अब तरीका क्या है? OGTCL हमारा बहुत बड़ा मकरूज तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक लिस्ट है। OGTCL पाकिस्तान में इस वक्त जो है बलूचिस्तान में तकरीबन डेरा बुगटी और जलमक्सी में, तारिक साहब चले गए, OGTCL इस वक्त डेरा मुक्ति और जलस्तान में इस वक्त जो है उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज जारी हैं। वहां पर उसने तेल और गैस के ज़खायर निकाले हैं, उन पे काम कर रहा है। इसके अलावा OGTCL को कंसेशनल राइट्स दिए गए हैं। जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहिए, जिसमें आवारान है, बारकान है, ग्वादर है, जाफराबाद है, खारान है, खुजदार है, किला सैफुल्ला है, कोलू है, खेच है, किला अब्दुल्ला है, लसबेला है, लोलाई है, यानी पूरा बलूचिस्तान। कंसेशनल राइट्स मैंने 1 साल पहले इस असेंबली में कहा, हमारे कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो ये दूसरे बादशाह लोग हैं, मैंने काफी चीजें हर असेंबली में यहां एडवांस में बताता हूं। जिस दिन कंसेशंस दिए गए थे आज से 2 साल पहले, वो आईन के खिलाफ थे। हुकूमत के बलूचिस्तान की इजाजत के बगैर इनको कंसेशन दे दिया गया। ठीक है, आपने इनको कंसेशंस दे दिए, इनके ऑपरेशंस जारी हैं। आप इन दोनों कंपनियों के साथ बैठ के कहें आप हमारे 30 अरब के मकरूज हैं, 40 के मकरूज हैं, 50 अरब के मकरूज हैं, इधर रख दें। जब 40 से 50 अरब रुपए उनसे आपको मिल जाएंगे, रह जाएंगे आपके 70-80 अरब रुपए, जितने भी आपके रह जाते हैं उसको आप मिला के फेडरल गवर्नमेंट के साथ 5 से 10 साल की इंस्टॉलमेंट पर, हमें फेडरल पीएसडीपी से हिस्सा मिलता है, हम 10 अरब रुपए उससे उनको कह देंगे काट दिया करें, 15 अरब रुपए अपनी प्रोविंशियल पीएसडीपी से काट लिया करेंगे, अपने कर्जे लेके 25% जो वफाकी हुकूमत स्टेट ओन एंटिटीज के नाम से रखना चाहता है। जनाबे वाला मेरी प्ली यहां पर यह है कि वो 25% हमने वापस लेना है। हम किसी एग्रीमेंट के खिलाफ नहीं, हम किसी मायदे को जो है अंडू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमने अगर एक्सेट से इंटरनेशनल कोर्ट जो सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, और मैं उसकी 10 साल की तारीख में नहीं जाना चाहता हूं, 650 सफात की मेरे पास यहां पर वो पूरी दस्तावेज पड़ी है जो बलूचिस्तान की साबका हुकूमतें बारात लेके जाते थे और वहां पर होटलों में सो जाते थे। लेकिन चट्यान कॉपर कंपनी 2 वकला के साथ चट्यान कॉपर कंपनी जो है बलूचिस्तान का ये केस जीत गया उससे। हम तो सारे चक्कर के लिए जाते थे। तो जो 10 सालों में पिछली हुकूमतों ने गलतियां की, न कोई साफी लिखेगा, लोग स्टडी नहीं करते, तहकीक नहीं करते, पढ़ते नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके हम इस मुआहदे को बलूचिस्तान के अवाम के मुफादात के मुताबिक और ये जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव के जो बुनियादी उसूल है, मुसलमान उसूल है, जनाबे वाला उसके तहत करना चाहते हैं। वो क्यों करना चाहते हैं? और इसमें 2-4 और खामियां जिनकी तरफ मैं आना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर इसमें जो माइनिंग लीज है वो हुकूमत बलूचिस्तान ने अच्छा किया, एक अच्छा कदम है। 164 स्क्वायर किलोमीटर पे था, 100 किलोमीटर पे ले आए।
100 स्क्वायर किलोमीटर पे ले आए, लेकिन तकरीबन मिला जुला के तकरीबन 380 और 382 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया उनको एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का दिया गया है। माइनिंग लाइसेंस अलग होता है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस अलग होता है। टैक्सेस EPZ के तहत उनको वहां पर एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बना के उनको एक्सपोर्ट वहां से उनकी फ्री होगी, उन पे कोई टैक्स नहीं होंगे। लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान ने इसमें मैंने देखा एक अच्छी बात की है कि हम अपने टैक्सेस माफ नहीं करेंगे, और फेडरल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हम आपके टैक्सेस रीइंबर्स कर देंगे। यानी हम अगर पता चल जाए कि आपके 25 रुपए 30 रुपए इस टैक्स की मद में हमने माफ कर दिए, वो हम आपको 25-30 रुपए दे देंगे, आप इसको करने दें। लेकिन मिस के लिए भी आपको एक गारंटी का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। जो पैसा इस्लामाबाद की जेब में जाता है, उनके खजाने में जाता है, उसके बाद उसका वापस बलूचिस्तान के गरीब उलाल अवाम के लिए लाना एक दर्द सर है और कभी भी नहीं आता। एक इसमें और खामी जो है वो CSR के हवाले से, जिसको कहते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी दुनिया में तेल, गैस या कोई भी इस तरह की बड़ी कंपनियां जब जाती हैं तो वो किसी खित्ते में जब मुआहदात करते हैं तो दुनिया में इस वक्त 2 से 3% और 4% जो है वो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR कहा जाता है, उसकी मद में पैसे रखे जाते हैं। लेकिन इस मद में, CSR की मद में उन्होंने 1.4% ये लिखा हुआ है कि हम देंगे। उसमें से 0.4 तो 1.4 हो जाता है ना, नहीं 1% उन्होंने कहा है कि इनिशियली जो पूरा जब हम जाएंगे तो एक दफा 1% जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट चागी में लगाएंगे, लेकिन उसके बाद पर एनम यानी सालाना 0.4% जो है वो CSR की मद में हम देंगे। दुनिया के अंदर जनाबे वाला ये जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो मैंने बात की, ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव, 52 ममालिक, अफगानिस्तान, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, अमेरिका ने अभी विड्रॉ कर लिया था एक वजह से कि उन्होंने अमेरिका के ऊपर एक मसला उठाया था। दुनिया में ये सारे अरब ममालिक इस एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इनिशिएटिव के मेंबर हैं। उधर आप जब जाएंगे उनके मुआहदात देखेंगे। करो जनाब वाला, मेरे कहने का बुनियादी मकसद ये था कि CSR की मद में अभी आप कोई भी अपना एंड्रॉयड फ़ोन उठाएं, गैजेट उठाएं, मोबाइल, उसमें नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज की CSR कंपैरिजन, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ CSR वो लगाएं। आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में जो CSR है वो 2% से 3% और 4% तक चला गया है। तो लिहाजा CSR क्या होता है? CSR यही है जहां पर आप उस इलाके की, उस कम्युनिटी की, उस सोसाइटी की, उस इलाके की, उस सूबे की आवाम की फलाह बहबूद के लिए बराह रास्त खर्च करते हैं। बाकी जो पैसा आता है, जो आपको रॉयल्टी उससे मिलता है, वो हुकूमत बलूचिस्तान की सवाबदीद पर होता है, क्या खर्च करें। अब मैं जनाब स्पीकर आखिर में इस बात पे क्यों, मैं ये समझता हूं कि वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी भी बनती है। मैंने एक जो महसूस किया वफाक में, एक अभी शायद जो नई हुकूमत आएगी वफाक में, उसके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उसमें शायद इलेक्शन रिफॉर्म एक चैलेंज है, उसमें शायद और भी बहुत से इदारती रिफॉर्म चैलेंज है, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो बलूचिस्तान के अंदर रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है, जिसको कहते हैं बलूचिस्तान के मुसालियती हमल। और बलूचिस्तान में मुसालियती अमल या रिकंसिलिएशन, बलूचिस्तान के अरब नौजवान की दिलजोई, बलूचिस्तान के अरब इंसान को ये महसूस करवाना कि मेरे वसाइल के हवाले से, मेरे साइल के हवाले से, मेरे कुदरती वसाइल के हवाले से मेरे साथ इंसाफ हो रहा है, ये रिकंसिलिएशन प्रोसेस का बुनियादी जो है नुक्ता होगा बलूचिस्तान के लिए। और ये जो 25% है, ये किसी बाहर के मुल्क के लोगों के साथ नहीं है कि इसको लाना मुश्किल हो। अगर वफाकी हुकूमत 200 अरब रुपए के मोटरवे, 300 अरब रुपए का एक ऑरेंज मोटरवे लाहौर में बना सकते हैं, जनाबे वाला 150 अरब रुपए के बदले 25% का वापस बलूचिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान को दे दे। वो सना बलोच की फरमाइश नहीं, इस आहीन के आर्टिकल 172 के शिक 3 के तहत बलूचिस्तान के उन नौजवानों के हवाले से जो बलूचिस्तान में आज भी वफाक से, आहीन से, उसकी गारंटियों से, मेरे और आपके तर्ज हुक्मरानी से मुतमईन नहीं है, उन सब को मुतमईन करने और स्लोली ग्रेजुअली बलूचिस्तान के अंदर हालात को बेहतर लाने का एक बुनियादी नुक्ता होगा। अगर आप इसको इसी तरह बरकरार रखेंगे कि ट्रिकी सा एग्रीमेंट होगा, लोगों के सामने नहीं लाया जाएगा, लोग मुझ पे भी मशकूक होंगे जनाबे वाला, लोग इस असेंबली पर भी मशकूक होंगे, लोग इस हुकूमत पर भी मशकूक होंगे, और सोना और चांदी तो अपनी जगह अभी इधर दफन है। मुझे डर यह है कि कहीं बाहर की कंपनी इधर काम करने आ जाए और लोग इसके सामने रुकावट बन जाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि पेशेंटबंदी करते हुए, पेशबंदी करते हुए, पेशन गोई करते हुए मैं वफाकी हुकूमत,
اور صوبائی حکومت بالخصوص اپنے دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو فارمولہ ہم نے دیا ہے وہ قابل حمل ہے، اس پہ ہم بیٹھ کے مزید بات بھی کر سکتے ہیں، بلوچستان کو 50% حصہ ہم دلوا بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بلوچستان کے 50% دے کے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ شکریہ ثنا بلوچ صاحب۔